हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कैसे शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बुरी खबर के बारे में। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था सर इस टॉपिक को भी ज़रूर कवर करना। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले, मतलब हमारे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। दोस्तों, आपको पता है अलग अलग डेटा निकल कर आते हैं, तो एक नया डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और जो डेटा है वो बता रहा है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी कितनी बुरी स्थिति से यहाँ पे पीछे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ग्रोथ, विटामिन जी। एंड इकोनॉमी से रिलेटेड ग्रोथ फैक्टर मतलब कौन सी चीज़ हम देखते हैं, जीडीपी। इंडिया की जीडीपी की अगर हम बात करें, ठीक है, ग्रोथ के हिसाब से चीज़ें हम आगे यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, बट जो हम कहते हैं ना नॉमिनल जीडीपी, जो टोटल जो हमारा परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है दोस्तों, ठीक है, वो ड्रास्टिकली हम लोगों को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और यहाँ पे सिर्फ गिरा नहीं है, मतलब इस प्रकार से गिरा है। अभी हमारा रैंक कितना था नॉमिनल जीडीपी में, 4th नंबर थे। और हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट चल रहा था, आप सभी लोगों को पता ही है कि दुनिया की 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है एज पर द नॉर्मल नॉमिनल जीडीपी के डेटा के हिसाब से। यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों कि अब यहाँ पे आईएमएफ, आप सभी लोगों को पता है ये सारे रैंकिंग्स यहाँ पे सामने लेकर आता है। तो आईएमएफ ने ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग का डेटा निकाला है दोस्तों। एंड इसमें अगर हम लोग देखेंगे, हम यहाँ पे 4th नंबर पे है ही नहीं, हम यहाँ पे गिर के जा चुके हैं डायरेक्टली 6th नंबर पे। मतलब ऐसा भी नहीं कि हम 5th नंबर पे, 2 प्लेस का गैप हम लोग को देखने को मिला है। और दोस्तों ये गैप काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, इतना सिंपल नहीं होता है कि एकदम इजीली ऊपर आ जाए, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अब हम देख सकते हैं दोस्तों, हम जापान, देन यूके से रिलेटेड हम कितने साल यहाँ पे आगे चल रहे थे। एंड अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो हम वापस यहाँ पे यूके से पीछे होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एक काफ़ी बुरी खबर है, ठीक है। कोई यहाँ पे इंडियन इस प्रकार की खबर का वेलकम करेगा ही नहीं, सेलिब्रेट करेगा नहीं। बहुत ही बुरी पॉइंट हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। आप ये रैंकिंग देख सकते हो दोस्तों, आईएमएफ का डेटा है दोस्तों, गूगल करके आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। ऑफिशियल डेटा है, नॉमिनल जीडीपी। एंड नॉमिनल जीडीपी जैसे कि आपको बताई है कि डॉलर टर्म्स में यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे किया जाता है सारा डेटा, तो ट्रिलियंस में है। तो अमेरिका अभी भी नंबर 1 पे 32.38 ट्रिलियन से। चाइना अभी भी अपना पोजीशन को मेंटेन रखा हुआ है, $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 21 हो चुका है। देन जर्मनी तीसरे नंबर पे है, $5.5 ट्रिलियन। देन नंबर 4 जो हमारा प्लेस था जापान, $4.38 ट्रिलियन। देन नंबर 5 भी हम नहीं, यूके आते हुए देखने को मिल रहा है, $4.26 ट्रिलियन। एंड उसके बाद 6th नंबर हमें नीचे करना पड़ रहा है भाई, तब हम यहाँ पे 6th पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं, $4.15 ट्रिलियन। हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बुरी तरीके से हमारी जो रैंकिंग है नीचे फिसलते हुए देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, हमारे नीचे और कौन 4 कंट्रीज़ है, तो आप देख सकते हैं फ्रांस है 3.6, देन इटली 2.74, देन रशिया 2.66, देन ब्राज़ील 2.64, ठीक है। बाकी देशों की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम सिर्फ हमारी यहाँ पे बात करेंगे। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, वापस दोबारा बता रहा हूँ, आईएमएफ ने ये भी कहा है कि इंडिया की अगर बात कर ले तो जो हमारा ग्रोथ है 6.5% तक प्रोजेक्ट किया था 2026 में, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगी। एंड 2027 में भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग ही रहने वाले हैं। अब ये सब सुनने के बाद काफ़ी लोग यहाँ पे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क दिमाग में आ ही जाता है। तो फिर मतलब हमारी ग्रोथ तो यहाँ पे अच्छी है, बट हम इतना मतलब नीचे क्यों आ रहे हैं। अभी जैसे अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, हम कैलकुलेशन ये सारी चीज़ें किस में चलती है, डॉलर टर्म्स में चलती है। तो सबसे बड़ा जो बिगेस्ट रीज़न है कि हम यहाँ पे 6th पोजीशन तक नीचे यहाँ पे आए हैं, वो किस चीज़ के चलते है, यस हमारा गिरता हुआ रुपया। जो हम कहते हैं ना कि रुपये गिर रहा है भाई, हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, इस प्रकार से फ़र्क पड़ता है। और कुछ लोग सोचते होंगे इससे मार्केट से कैसे फ़र्क पड़ता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। गिरता हुआ रुपया दोस्तों, ये सबसे बड़ा अभी का प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुका है। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। बीच में हम लोगों ने देखा आरबीआई ने स्टेप्स उठाए, भाई वो आरबीआई को उठाना ही पड़ेगा स्टेप्स, वरना अभी हम 95 को टच किए थे, शायद से हम 96 तक होते। वो तो आरबीआई को कुछ डिसीजंस लेने पड़े थे, इसीलिए अभी हम देख रहे हैं कहाँ तक आ गया, वो 93 तक चल रहा है यहाँ पे। एंड वो डिसीजन आरबीआई ने जो लिए है वो ऐसे फ्री में नहीं होते दोस्तों, उसका कॉस्ट किसी और को बेयर करना पड़ता है। एंड खास करके आपको पता है उसका कॉस्ट किसको बेयर करना पड़ने वाला है, बैंकिंग इंडस्ट्री। हम लोगों ने देखा था कि बैंकिंग स्टॉक्स जबरदस्त दनादन गिरे थे जब आरबीआई ने कुछ फैसले लिए थे रुपये को बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि सडनली उनके ट्रांजेक्शन यहाँ पे उनको बंद करने पड़ते हैं, नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। एंड आरबीआई के पास वो पावर है। बट बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि ये जो इतना
हमारा जो रैंक यहाँ पे फिसला है, ठीक है, कई साल लगते हैं भाई वापस कमबैक यहाँ पे करने के लिए। सो वो क्यों फिसला है? बिकॉज ऑफ लगातार जो रुपये में गिरावट हो रही है इस चीज़ के चलते। और गिरावट मतलब क्या? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा मतलब $1 इज इक्वल टू 70 था, फिर 50 होता है, फिर 40 होता है, नहीं, हम 70, 75, 80 ऐसा ही होता है। एक साल में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाता है, बट गिरने का भाई एक मतलब बोलते हैं ना परसेंटेज होता है भाई। एक एक साल में अगर 9-10% अगर गिरेंगे तो भाई इकोनॉमी की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ठीक है, देखो ये बच्चे बच्चे को भी पता है कौन सा चीज़ कि $1 इज इक्वल टू 100 रुपी। ये भी दिन कभी ना कभी देखने को मिलने वाले, जो अच्छा नहीं रहेगा। पर हम चाहेंगे कि ये इस प्रकार की चीज़ें जितना हो सके दूर हो जाए, 2030 में देखने को मिल जाए, 2035 में देखने को मिल जाए, ठीक है। बट अगर ये 2027 में ही नज़ारा नज़र आया तो, या फिर इसी साल 2026 में नज़र आया तो $1 इज इक्वल टू 100 रुपी, तो भाई हालत ही ख़राब हो जाएगी। और फिलहाल हम उसी स्टेट से चल रहे हैं। जिस प्रकार से हमारा रुपया डिप्रिसिएट हो रहा है अगेंस्ट द US डॉलर, ये बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे है नहीं। एंड इसी चीज़ के चलते सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। डेफिसिट मतलब नुकसान। सो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है दोस्तों, ये बढ़ते जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ये CAD क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत सिंपल है। जब देखो इंपोर्ट होता है और क्या होता है दूसरा, एक्सपोर्ट होता है। अच्छी चीज़ क्या है? आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है, और कम चीज़ों को इंपोर्ट कर लो। बट जब आपका इंपोर्ट बाहर से आप चीज़ें ज़्यादा मंगवा रहे हो तो इसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। एंड आप बाहर एक्सपोर्ट कम कर रहे हो तो फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ते जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है द अमाउंट बाय विच अ कंट्रीज इंपोर्ट, हम ज़्यादा मंगवा रहे हैं, एक्सीड द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट, हम कम बाहर भेज रहे हैं, तो इससे हम नुकसान में यहाँ पे आ जाते हैं। इसी को CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। एंड लगातार रुपये गिरने के चलते ये हालत तो और ज़्यादा खराब होते हुए देखने को मिल रही है। अभी की अगर मैं CAD की बात करूँ, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना चल रहा है हमारा? $13.2 बिलियन, जिसको GDP के हिसाब से अगर देखा गया 1.3% ऑफ GDP चल रहा है दोस्तों हमारा CAD। एंड करंट सीनेरियो जिस हिसाब से चल रहा है, बताया जा रहा है कि यही करंट अकाउंट डेफिसिट 1.3 नहीं 2% ऑफ GDP भी यहाँ पे हो सकता है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देख लीजिए कि यहाँ पे इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 2% जा सकता है। रिपोर्ट्स ने मतलब अलग अलग रिपोर्ट्स निकलते हुए देखने को मिल रहे। क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों को पता है मल्टीपल चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मल्टीपल चैलेंजेस मतलब पहले तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट वेस्ट एशिया रिस्क। वेस्ट एशिया मतलब वही जो जंग चल रही है, वो सबसे बड़ा दिक्कत। इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है? ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, ऑयल को तो हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है, प्लस ऊपर से रुपी वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। एंड ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं भी पकड़ेंगे, स्टिल ट्रम्प तो परेशान कर ही रहे थे, अलग अलग चीज़ें अनसर्टिनिटी डाल रहे थे, कभी टैरिफ, कभी इनडायरेक्टली दूसरे अटैक कर रहे थे। देन मिडल ईस्ट के चलते रेमिटेंस का इशू हो चुका है। कितना सारा पैसा मिडल ईस्ट से इंडिया आता था, अब वो पैसा कितने हद तक कम हो जाएगा ये आने वाला वक्त में यहाँ पे पता चलेगा। सो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ कर देख ले, इसका आउटकम क्या निकल रहा है? यस, इसका आउटकम निकल रहा है कि हमारी इकोनॉमी आप देख सकते हैं 4th पोजीशन से 6th पोजीशन पे आते हुए देखने को मिली है, ठीक है। एंड इसका जो इम्पैक्ट शेयर बाजार के हिसाब से अगर हम इन चीज़ों को जोड़ कर देख ले तो इससे होता क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा पॉइंट जो रहता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FIS, जो हम देख रहे हैं ना FIS लगातार क्यों भाग रहे, तो इसके पीछे का रीज़न ही यही रहता है, ठीक है। वो 1-2 बार बीच में खरीद लेते हैं भाई, वो कोई कौन सी बड़ी बात है, इतना सारा माल बेचते तो से 1-2 बार खरीद लेते हैं, उससे कुछ नहीं होना जाना। सो FIS की अगर बात कर ले, यहाँ पे वो क्या कर रहे थे? लगातार पैसा इंडिया से यहाँ पे निकाल रहे थे। क्यों? यही इसके पीछे के रीज़न से लगातार रुपये यहाँ पे गिर रहा था, उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट खराब हो जाते, टैक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्या ही बोले उसका। एंड इससे करते क्या है वो कि यहाँ से पैसा निकाल कर दूसरे जगह पे लेकर जाते हैं। जैसे कि सेफ अगर बात कर ले, अमेरिका लेकर गए होंगे, चाइना लेकर गए होंगे, वहाँ पे करेंसी इतनी ज़्यादा डिप्रिसिएट नहीं हो रही, तो शायद से उनके जो रिटर्न्स ऑन पेपर दिख रहे वही तो उनको मिल जाए। मतलब उनको दिख रहा होगा 10% के रिटर्न, तो वही मिल जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे इधर अगर 10% रिटर्न दिख रहा है तो ऊपर से वो डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कम हो जाएगा, ऊपर से टैक्स देना पड़ेगा तो और कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर हम लोग को लगातार पैसा निकालते हुए देखने को मिल रहे थे, ठीक है। ये चीज़ें कोई ऐसा लाइफ टाइम यहाँ पे नहीं रहेगी। बट सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, मतलब कंक्लूजन क्या है कि ये सिचुएशन अभी भी सुधरी नहीं है, ठीक है। जंग अभी भी जारी है, क्रूड के प्राइस अभी भी ट्रिपल डिजिट के करीबी है, ठीक है। सिचुएशन अभी भी खराब ही है। एंड लगातार रुपया हमारा गिर ही रहा है, बीच बीच में स्टेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ RBI को इंटरवन करना पड़ रहा है इसके लिए। एंड अगर ये ऐसा ही रहा, रुपया अगर हमारा और गिरता रहा, तो हमारी रैंकिंग और ज़्यादा डैमेज होने के भी चांसेस यहाँ पे रहती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो भाई वो जंग रुकनी चाहिए,
फिर हमारा रुपी जो गिर रहा है वो रुकना चाहिए। वरना अगर देखा गया तो जो विदेशी इन्वेस्टर है, ठीक है, वो यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ बाय ही नहीं कर पाएंगे। विदेशी इन्वेस्टर क्यों इंडिया में ज़बरदस्त पैसा लगाते थे? क्योंकि हमारी इकोनॉमी आज भी स्ट्रांग है, ठीक है, सेफ भी है। पर जो चीज़ें अभी मिडल ईस्ट में यहाँ पे हुई है, इस चीज़ के चलते आप देख सकते हो, हम थोड़ी ना जाके वहाँ पे कोई गोला बारूद बम कुछ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर कितना बुरा असर आ गया। तो ये दिक्कत यहाँ पे हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए। उसी को शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट मतलब ऐसा नहीं कि कौन सा शेयर बस खरीदे और कब जाके उसको बेचे, ठीक है। अल्टीमेटली हर कोई यही करता है कि बाय ही करना है और सेल ही करना है, बट इसके बीच में बहुत कुछ डीप स्टडी करनी पड़ती है। ओवरऑल एटलीस्ट बेसिक जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो आपको पता होनी चाहिए। सो मैं मेरे चैनल के माध्यम से ये सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूँ, जो कि आप देख सकते हो। तो यस, डेफिनेटली बहुत ख़राब चीज़ हम लोग को ये देखने को मिल रही है। हम यही प्रे करेंगे, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पहले तो जंग यहाँ पे रुकनी चाहिए, ठीक है, देन ऑयल यहाँ पे नीचे आना चाहिए, देन रुपया जो हमारा बहुत ही डैमेज हुआ है वो भी यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम कह सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ी बहुत यहाँ पे ठीक हो पाएगी। सो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।